नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ करते हुए कहा, ये योजना लाखों प्रवासी मजदूरों के परिवारों को अधिकतम लाभ पहुंचाएगी। संसद के दोनों सदन की कार्यवाही पेगासस, कृषि कानून और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित, राज्यसभा दिन भर के लिए स्थगित। लोकसभा में संविधान 127वें संशोधन विधेयक पर मतदान जारी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 5 वर्ष में 40 अरब 77 करोड़ रुपए के बजट से महासागर मिशन को कार्यान्वित करेगा। सरकार ने दिसंबर 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य तय किया। इसमें बड़ी पनबिजली परियोजनाएं शामिल नहीं होंगी। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान में अब तक 51 करोड़ 45 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.45% हुई। बंबई उच्च न्यायालय ने 11वीं कक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार की साझा प्रवेश परीक्षा रद्द की। सरकार ने सुरक्षा परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से तुरंत स्वदेश लौटने को कहा। सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे चरण का आयोजन करेगी। और आज विश्व सिंह दिवस है। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार की उज्ज्वला योजना से देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है और महिलाएं राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए ये बात कही। हमारी बेटियां घर और रसोई से बाहर निकलकर राष्ट्र निर्माण में व्यापक योगदान तभी दे पाएगी जब पहले घर और रसोई से जुड़ी समस्याएं हल होगी। इसलिए बीते 6-7 सालों में ऐसे हर समाधान के लिए मिशन मोड पर काम किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की महिलाएं वर्षों से शौचालय, पीने के पानी और रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रही थीं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में करोड़ों शौचालय बनाए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ से अधिक गरीबों के पक्के घर बने। इन घरों में अधिकतर का मालिकाना हक बहनों के नाम पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की बेटियां तभी राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकती हैं जब उनकी बुनियादी समस्याओं का हल निकले। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं। चाहे वो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना हो, जनधन खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करने का अभियान हो या फिर सिलेंडर का पैसा। हमारी कोशिश यही है कि गरीब के घर का चूल्हा हमेशा चलता रहे। और चूल्हा मतलब लकड़ी का चूल्हा नहीं, गैस का चूल्हा चलता रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में उज्ज्वला योजना से गरीबों की बहुत मदद हुई। अब रसोई गैस देश की 100% आबादी तक पहुंच रही है। उज्ज्वला योजना ने देश के जितने लोगों, जितनी महिलाओं का जीवन रोशन किया है वो अभूतपूर्व है। ये योजना 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से आजादी की लड़ाई के अग्रदूत मंगल पांडे जी की धरती से शुरू हुई थी। आज उज्ज्वला का दूसरे संस्करण भी यूपी के ही महोबा की वीर भूमि से शुरू हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण प्रवासी कामगारों के लिए बहुत लाभदायक होगा। रसोई गैस कनेक्शन लेना अब आसान हो गया है।
योजना के दूसरे चरण में कम आय वाले परिवारों को जिनको पहले चरण में योजना का लाभ नहीं मिला, उन्हें 1 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में मुफ्त कनेक्शन, भरा हुआ सिलेंडर और गैस का चूल्हा लाभार्थियों को दिया जाएगा। संसद में आज पेगासस कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों पर दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित रही। विपक्षी दलों के शोर शराबे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में 5वें स्थगन के बाद जब 4 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस, टीएमसी, वामदल, डीएमके, आम आदमी पार्टी और अन्य दलों के सदस्य कृषि कानूनों के विरोध में नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले जब 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति ने सदस्यों से कृषि समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा का आग्रह किया। कांग्रेस के सदस्य जयराम रमेश ने इस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने कृषि कानूनों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी नोटिस दिया था, लेकिन सदन की भावना पर ध्यान दिए बिना उसे अल्पावधि चर्चा में बदल दिया गया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यदि सदस्य सदन की भावना के अनुरूप काम करना चाहते हैं तो वे उसके लिए तैयार हैं। पीठासीन अधिकारी भुवनेश्वर कलिता ने भी व्यवस्था दी कि इस मुद्दे पर अल्पावधि चर्चा कराने का निर्णय राज्यसभा के सभापति ने लिया है। बाद में सदन में शोर शराबे के बीच कृषि समस्याओं और समाधानों पर चर्चा शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी के विजयपाल सिंह तोमर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण किसान समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों के लिए जो बजटीय आवंटन किया है वो यूपीए शासन के दौरान किए गए आवंटन से बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं। बीजू जनता दल की प्रसन्ना आचार्य ने सरकार से आग्रह किया कि किसानों के हित में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशें लागू की जाएं। लोकसभा ने संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया है। संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण इस पर मत विभाजन कराना अनिवार्य था। इस विधेयक में अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति बहाल करने का प्रावधान है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा कि इससे राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची तैयार करने का अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से देश की संघीय संरचना मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। डॉक्टर कुमार ने अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के हित में विपक्ष विधेयक का समर्थन करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए ये विधेयक लाई है। श्री चौधरी ने कहा कि कई राज्य आरक्षण की अधिकतम सीमा को बढ़ाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की संघमित्रा मौर्य ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने आरक्षण रद्द करने के लिए नीट का प्रावधान किया। उन्होंने कहा कि नीट एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित है और गरीब विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ते। डीएमके नेता टीआर बालू ने आरक्षण की अधिकतम सीमा को हटाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने ये विधेयक लाने के लिए सरकार को धन्यवाद भी दिया। विधेयक का समर्थन करते हुए तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने कहा कि संविधान असमानता दूर करने का साधन है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विधेयक का समर्थन करते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने आरक्षण की अधिकतम सीमा नहीं हटाई है। बहुजन समाज पार्टी के रितेश पांडेय ने विधेयक का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ज्यादातर नौकरियां अनुबंध या निजी क्षेत्र में हैं, इसलिए ये आश्चर्य की बात है कि आरक्षण कहां लागू होगा। एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने 2011 की जातीय जनगणना के अनुभव और अनुसंधान पर आधारित आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए सरकार का आभार प्रकट किया। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस को याद दिलाया कि उसने काका कालेलकर आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की थीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 5 वर्ष में कुल 40 अरब 77 करोड़ रुपए के बजट से महासागर मिशन को कार्यान्वित करेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में कहा कि आरंभिक अनुमान से संकेत मिलता है कि मध्य हिंद महासागर बेसन में कॉपर, निकल, कोबाल्ट और मैंगनीज सहित 38 करोड़ मीट्रिक टन पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स उपलब्ध हैं।
इन धातुओं का अनुमानित मूल्य करीब 110 अरब डॉलर है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि सरकार ने दिसंबर 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य में बड़ी पनबिजली परियोजनाएं शामिल नहीं हैं। राज्यसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि देश में इस वर्ष 30 जून तक 98.44 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली गई है। इसमें 1.49 गीगावाट ऑफ ग्रिड और विकेंद्रीकृत क्षमता शामिल है। श्री सिंह ने सदन को बताया कि 50.35 गीगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जबकि 25.16 गीगावाट की परियोजनाएं नीलामी के विभिन्न चरणों में हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कृषि समस्याओं और समाधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के अलोकतांत्रिक व्यवहार की निंदा की है। संसद के बाहर श्री तोमर ने कहा कि मानसून सत्र की शुरुआत से ही सरकार ये कहती रही है कि वो कृषि सहित किसी भी विषय पर विस्तृत चर्चा कराने के लिए तैयार है। श्री तोमर ने कहा कि कांग्रेस ये तथ्य स्वीकार नहीं कर पा रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों और कल्याण योजनाओं से किसान समृद्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन विपक्षी दलों को किसानों के मुद्दों की चिंता है तो उन्हें चर्चा के दौरान सुझाव देने चाहिए, क्योंकि जरूरत हुई तो सरकार नीतियों में परिवर्तन करने के लिए तैयार है। श्री तोमर ने कहा कि राज्यसभा में चर्चा के दौरान इन दलों का गैर जिम्मेदाराना रवैया लोकतंत्र के लिए बड़ा धक्का है। इससे सिद्ध होता है कि नए कृषि कानूनों में कुछ भी गलत नहीं है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गयी? हाँ, समझ गयी। और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ करते हुए कहा, ये योजना लाखों प्रवासी मजदूरों के परिवारों को अधिकतम लाभ पहुंचाएगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेगासस, कृषि कानून और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित, राज्यसभा दिन भर के लिए स्थगित। लोकसभा ने संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 को 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 5 वर्ष में 40 अरब 77 करोड़ रुपए के बजट से महासागर मिशन को कार्यान्वित करेगा। सरकार ने दिसंबर 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य तय किया। इसमें बड़ी पनबिजली परियोजनाएं शामिल नहीं होंगी। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान में अब तक 51 करोड़ 45 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.45% हुई। बंबई उच्च न्यायालय ने 11वीं कक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार की साझा प्रवेश परीक्षा रद्द की। सरकार ने सुरक्षा परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से तुरंत स्वदेश लौटने को कहा। सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे चरण का आयोजन करेगी। आज विश्व सिंह दिवस है। सरकार ने कहा है कि देश में दूसरी लहर के दौरान कोविड के दैनिक नए मरीजों में गिरावट जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। देश ने सेकेंड वेव के समय पर एज हाई एज 4,14,000 के करीब डेली केसेस नोट किए थे। उसमें अब काफी कमी आ चुकी है और पिछले 24 घंटे का डेटा हम देखें तो देश में करीब 28,204 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ यह मुख्य है कि हम समझें कि 40,000 के करीब केसेस जो ऑन एन एवरेज हम पिछले कुछ दिनों से नोट कर रहे थे, उसमें पिछले 3 दिनों से कमी आई है और 40,000 से कम केसेस होते होते अब देश में करीब 28,000 केसेस रोज के हिसाब से पिछले 24 घंटे में हमने नोट किए हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि भारत में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जा रही है और अभी ये लगभग 3,88,000 है।
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने कहा है कि देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 86 मामले सामने आए हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि हालांकि अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से कोविड संक्रमण के प्रसार में तेज वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कोविड के रूप परिवर्तन से निपटने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग त्वरित कार्यबल गठित करेगा। नए वेरिएंट के लिए एक नई स्ट्रेटजी भारत सरकार की तरफ से स्टेट्स को डायरेक्शन दिया गया है। वो है एक रैपिड रिस्पांस स्ट्रेटजी कि हर नए म्यूटेंट के लिए ये आवश्यक है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग में समय लगता है और जीनोम सीक्वेंसिंग एक आरटीपीसीआर या दूसरे तरह का टेस्ट नहीं है। ये टेस्ट हमको जीनोमिक वेरिएंट्स और म्यूटेंट्स के बारे में बताता है। तो आवश्यक है कि जैसे ही म्यूटेंट का हमको लैब के द्वारा पता लगे, उसका कम्युनिटी में ट्रैकिंग और कम्युनिटी में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक तेज गति से की जाए। तो इसके तहत हर राज्य में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज लेवल पे एक रैपिड रिस्पांस टीम के गठन के लिए हम लोगों ने राज्यों से अनुरोध किया है और कई राज्यों ने इसके ऊपर कार्यवाही भी चालू कर दी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 51 करोड़ 45 लाख कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 54,91,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। देश में स्वस्थ होने की दर सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। इस समय ये 97.45% है। कल 41,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। देश में कल 28,000 से अधिक नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई, जो कि 147 दिनों में सबसे कम है। बम्बई उच्च न्यायालय ने आज 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए महाराष्ट्र सरकार की साझा प्रवेश परीक्षा सीईटी रद्द कर दी है। कनिष्ठ महाविद्यालयों में कक्षा 10वीं के छात्रों के नामांकन से पहले सीईटी पूरे राज्य में छात्रों की उपस्थिति के साथ 21 अगस्त को होने वाली थी। न्यायालय की खंडपीठ ने 28 मई को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया है। खंडपीठ ने कहा है कि राज्य सरकार के पास इस तरह की अधिसूचना जारी करने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि कोविड की संभावित तीसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कोई कमी न हो, इसको ध्यान में रखते हुए राज्य के प्रत्येक जिले को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने आज ठाणे जिले में मीरा भयंदर ऑक्सीजन परियोजना के ऑनलाइन उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज विश्वास व्यक्त किया कि महाराष्ट्र ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनने वाला देश का पहला राज्य होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, ताकि पिछली लहर की तरह कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर में कोई भी मरीज ऑक्सीजन से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना मुक्त गांव की संकल्पना को बड़े पैमाने पर लागू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर हर कोई अपने गांव को कोरोना मुक्त रखने की कोशिश करेगा तो महाराष्ट्र जरूर कोरोना मुक्त होगा। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। भारत ने अफगानिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों से कहा है कि विमान सेवाओं के बंद होने से पहले स्वदेश लौटने के लिए वे तत्काल यात्रा का इंतजाम करें। अफगानिस्तान के कई हिस्सों में हिंसा बढ़ने के बाद कई प्रांतों और शहरों में वाणिज्यिक विमान यात्रा सेवाएं स्थगित की जा रही हैं। आज जारी एक सुरक्षा परामर्श में सलाह दी गई है कि अफगानिस्तान में संचालित भारतीय कंपनियां यात्रा सेवाएं स्थगित होने से पहले अपनी परियोजनाओं से भारतीय कर्मचारियों को तत्काल बाहर निकालें। इससे पहले भारत के महावाणिज्य दूतावास ने मजार शरीफ और इसके आसपास रहने वाले भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे आज रवाना होने वाले विशेष विमान से भारत लौट जाएं। भारत ने यूनान में जंगल की विनाशकारी आग को रोकने के प्रयासों में वहां की सरकार और लोगों के प्रति एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले लोकसभा। लेखक हैं स्वतंत्र पत्रकार कविता पंत।
लोकसभा में सरकार और विपक्ष में चल रहे गतिरोध के बीच आज अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से संबंधित 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 पारित हो गया। विधेयक के पक्ष में 386 मत पड़े। लगभग 2/3 बहुमत के साथ ये बिल पारित हुआ। संसद में पूरे सत्र के दौरान ये पहला अवसर था जब सरकार और विपक्ष के बीच सहमति के बाद किसी विधेयक पर चर्चा हुई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये विधेयक पिछड़े वर्गों के हितों को पूरा करने वाला है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक ओबीसी समाज को मजबूती प्रदान करेगा। इससे महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों की अपनी ओबीसी सूची तैयार करने की शक्तियां फिर बहाल होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य ओबीसी के संबंध में निर्णय ले सकेंगे और ओबीसी को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने ओबीसी के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि अब ओबीसी छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेज में करीब 4000 और सीटें उपलब्ध होंगी। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की अपनी सूचियां तैयार करने के लिए सशक्त बनाने का प्रावधान है। इससे पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पेश करते हुए कहा कि ओबीसी के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि अब ओबीसी छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेज में करीब 4000 और सीटें उपलब्ध होंगी। विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान अनेक विपक्षी दलों की तरफ से ओबीसी आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा बढ़ाने की मांग भी सदन में रखी गई और इंदिरा साहनी फैसले का हवाला दिया गया। इंदिरा साहनी मामला, जिसे मंडल फैसले के रूप में जाना जाता है, उसमें कहा गया था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि एक महत्वपूर्ण विधेयक होने और 3/4 सदस्यों की वोटिंग आवश्यक होने के कारण उनकी पार्टी इस चर्चा में भाग ले रही है। उन्होंने आरक्षण में 50% की सीमा बढ़ाने के लिए एक अन्य विधेयक लाने की मांग की। द्रमुक के टीआर बालू ने ओबीसी के आरक्षण की सीमा हटाने का मामला उठाया। उन्होंने ओबीसी के सही आंकड़े सामने लाने के लिए जातिगत गणना कराने की मांग की। शिवसेना के विनायक राउत ने मराठी में अपनी बात रखी। उनका कहना था कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद सरकार इस संशोधन विधेयक को लाई है। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसे याद दिलाया कि उसने काका कालेलकर आयोग को लागू नहीं किया। कांग्रेस ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं लाई। वह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जिसने क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई। एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने सरकार से आरक्षण की सीमा समाप्त करने का आग्रह किया। वाईएसआर कांग्रेस के बी चंद्रशेखर, जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह और चंद्रेश्वर प्रसाद, बीजू जनता दल के रमेश चंद्र माझी, टीआरएस के बीबी पाटिल, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रिंस राज ने भी विधेयक का समर्थन किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद एएम आरिफ ने आरोप लगाया कि अगर अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव न होते तो सरकार ओबीसी के बारे में यह कदम नहीं उठाती। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में पेगासस जासूसी मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण आज कार्यवाही बार बार बाधित हुई और 5 बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि सदन में आज देश में कृषि से संबंधित समस्याओं और उनके समाधान पर अल्पकालिक चर्चा शुरू हुई, पर विपक्ष के हंगामे के कारण ये पूरी नहीं हो सकी। सुबह बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद सभापति ने सदन को सूचित किया कि तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, माकपा के इला मारम करीम तथा भाकपा के विनय विश्वम ने पेगासस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए नोटिस दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार की ओर से सदन में बयान दिया गया था जिस पर सवाल और स्पष्टीकरण पूछे जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभापति ने कहा कि सदन में आज कृषि संबंधी समस्याएं और उनके समाधान के मुद्दे पर एक अल्पकालिक चर्चा निर्धारित है। उन्होंने कहा कि किसानों का मुद्दा बड़ा है, महत्वपूर्ण है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। पीठासीन अध्यक्ष भुवनेश्वर कालिता ने देश में कृषि से संबंधित समस्याओं और उनके समाधान पर अल्पकालिक चर्चा शुरू कराई।
चर्चा आरंभ करते हुए भाजपा के विजयपाल सिंह तोमर ने कहा कि जो लोग किसानों के हितों की बात करते हैं, किसानों को बर्बाद भी उन्होंने ही किया है। उन्होंने कहा कि पिछले करीब 70 साल के दौरान देश में अधिकतर समय तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन किसानों को न तो सिंचाई के साधन दिए गए, न भंडारण की व्यवस्था की गई और न ही किसानों की समस्याएं हल की गईं। उनके 10 साल का कृषि बजट वर्तमान सरकार के 1 साल के कृषि बजट से भी कम था। श्री तोमर ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए तीनों कृषि कानून लाए गए हैं ताकि किसानों की समस्याएं दूर हों और उनके हालात सुधरें। उन्होंने कहा कि तीनों कानून अलग अलग समितियों की सिफारिशों के आधार पर बने हैं और इनके लिए विशेषज्ञों की राय भी ली गई थी। उन्होंने कहा कि तीनों कानून किसानों के पक्ष में, उनके हित में हैं। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहता है। बीजू जनता दल के प्रसन्न आचार्य ने तीनों कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की लिखित में गारंटी दी जानी चाहिए। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के व्यस्त हरि सिंह हाई स्ट्रीट क्षेत्र में आज आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर हथगोला फेंका। इस हमले में 10 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक घायल की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने क्षेत्र की घेराबंदी कर दी और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के जैनापोरा क्षेत्र में आज सुबह आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के दल पर हमला किया। इसमें सीआरपीएफ का एक जवान अजय कुमार घायल हो गया। सरकार आजादी का अमृत महोत्सव समारोहों के तहत देश भर में दूसरी फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करेगी। इस पहल का उद्देश्य लोगों को दैनिक जीवन में दौड़ और खेल जैसी फिटनेस गतिविधियां अपनाने तथा मोटापे, सुस्ती, तनाव और बीमारियों से आजादी के लिए प्रोत्साहित करना है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान के तहत नागरिकों को अपने जीवन में कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि शामिल करने की प्रतिज्ञा लेने की अपील की जाएगी। इस अभियान का नारा होगा, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। आज विश्व सिंह दिवस है। इस दिन शेरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनकी घटती आबादी तथा संरक्षण के लिए समर्थन जुटाने पर जोर दिया जाता है। इस वर्ष का विषय है अफ्रीकी शेर का धीमा उन्मूलन। वर्तमान में उन्हें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में लुप्त होती प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारत में पाए जाने वाले एशियाई शेर ज्यादातर गिरवन और राष्ट्रीय उद्यान और इसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत के जंगलों में 650 शेर थे। इनमें 109 वयस्क नर, 201 मादा और वर्ष 2013 के शावक शामिल हैं। गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जहां दुनिया में एशियाई शेरों की 100% आबादी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेरों के संरक्षण के लिए काम कर रहे लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये सभी के लिए खुशी की बात है कि पिछले कुछ वर्षों से भारत में शेरों की संख्या में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि सिंह अद्भुत और साहसी जानवर है और भारत को गर्व है कि वो एशियाई शेरों की धरती है। श्री मोदी ने बताया कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्हें गिर शेरों के लिए सुरक्षित पर्यावास तैयार करने के काम का अवसर मिला। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ करते हुए कहा, ये योजना लाखों प्रवासी मजदूरों के परिवारों को अधिकतम लाभ पहुंचाएगी। संसद के दोनों सदन की कार्यवाही पेगासस, कृषि कानून और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित, राज्यसभा दिन भर के लिए स्थगित। लोकसभा ने संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 को 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 5 वर्ष में 40 अरब 77 करोड़ रुपए के बजट से महासागर मिशन को कार्यान्वित करेगा। सरकार ने दिसंबर 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य तय किया। इसमें बड़ी पनबिजली परियोजनाएं शामिल नहीं होंगी। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान में अब तक 51 करोड़ 45 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.45% हुई। सरकार ने सुरक्षा परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से तुरंत स्वदेश लौटने को कहा। सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे चरण का आयोजन करेगी। और आज विश्व सिंह दिवस है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।